નમસ્તે, ગુડ મોર્નિંગ ગુજરાતમાં આપ સૌનું સ્વાગત છે. હું છું પાર્થ અને મારી સાથે છે તીર્થા. નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે. આપ સૌને જેમ ખ્યાલ છે કે ગણતરીના દિવસોમાં જ શિવરાત્રી આવી રહી છે. આજથી આપણે જૂનાગઢમાં ભવનાથના મેળાનો શુભારંભ થઈ ગયો છે અને એની સાથે જ સોમનાથ ખાતે પણ એક અદ્ભુત મેળાનું આયોજન થઈ રહ્યું છે. ગુજરાતમાં ઘણા એવા લોકો છે કે જે આપણે એવું કહીએ ને કે છટકેલ મિજાજના હોય છે, તો એવા જ આજ એક છટકેલ મિજાજના વ્યક્તિ વિશેષને મળવાનું છે કે જેઓ અચાનક એવી ઈચ્છા ધરાવે કે ભાઈ મારે એવરેસ્ટ ચડવું છે અને ચડી જાય. પછી એમ વિચારે કે ભાઈ મારે વડોદરાથી લંડન જવું છે, એ પણ સાયકલિંગ કરીને અને જતા રહે. તો આવો આજે મળીએ આવા વ્યક્તિ વિશેષને, શ્રી निशा कुमारी. नमस्ते. नमस्ते. तो निशा जी, आप मुझे ये बताइए कि ट्री प्लांटेशन, साइकिलिंग, क्लाइंबिंग और मैथ्स, ये सब आपके अंदर आया कहाँ से? मतलब उसका बेस क्या है? आपने मतलब आपका चाइल्डहुड कैसे रहा होगा कि आप अभी ये सब कर रहे हो? बिकॉज जो जनरल लोग हैं वो तो सब ऐसा नहीं करते हैं. तो आप में वो विचार बीज कहाँ से आया? मेरे फादर एयरफोर्स में थे. अच्छा. तो डिसिप्लिन और वो सब तो फादर से आया, और साथ ही साथ मैंने एनसीसी वगैरह भी किया है और स्पोर्ट्स फील्ड में मैं पहले से थी. स्कूल टाइम में भी एक दो बार कैंपिंग की थी, तो कैंपिंग का शौक वहाँ से था. मैथमेटिक्स तो बचपन से ही फेवरेट था, तो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट जब अगर हायर स्टडीज़ करनी थी आगे तो बीएससी और एमएससी मैथमेटिक्स में चूज़ किया, क्योंकि वही एक ऐसा सब्जेक्ट था जो मुझे बहुत ही अच्छा लगता लग था. रहा था. राइट. और साथ ही साथ ट्रैकिंग और नेचर के साथ जुड़ना बहुत अच्छा लगता था. तो एमएससी के साथ साथ ही मुझे वो अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं कैंपिंग वगैरह कर सकूं एज अ वॉलंटियर. तो एमएससी के साथ साथ मैं कैंपिंग में जाती थी और लोगों के साथ इंटरेक्ट करती थी, नेचर के साथ घुलना मिलना रहता था. तो ये सब चीज़ें वहीं से आई. अच्छा, राइट राइट राइट. तो निशा जी, ये मुझे बताइए कि आपने जब ऐसा सोचा फर्स्ट टाइम कि मुझे क्लाइंबिंग करनी है या एवरेस्ट पे चढ़ना है, तो हम जैसे कि आम बच्चे अगर ऐसा बोलते हैं कि मेरे को ये करना है, तो फैमिली सपोर्ट नहीं मिलता, कभी बार ऐसा भी होता है. तो आपको क्या फैमिली सपोर्ट कैसा रहा? क्या कोई दिक्कत आई? किसी ने आपको टोका, ऐसा कुछ रहा? दिक्कतें बहुत सारी आई. घर वालों को मनाना समझाना बहुत मुश्किल होता है जब एडवेंचर फील्ड को चूज़ करते हैं, क्योंकि एडवेंचर फील्ड में जितने रिस्क हैं वो नॉर्मल स्पोर्ट्स में नहीं है. बिल्कुल. क्योंकि यहाँ पे जान का ही खतरा रहता है 100%, पूरा का पूरा. 100%. तो घर वालों को मनाना बहुत डिफ़िकल्ट था. मुझे भी मेरी मदर को मनाना, एज अ सिंगल पेरेंट मदर को मनाना बहुत डिफ़िकल्ट था. Okay. लेकिन जैसे जैसे मैं उस चीज़ के साथ की तरफ परस्यू करती गई, आगे बढ़ती गई, तो मेरी मदर ने जब मेरा डेडिकेशन देखा जी. कि ये बहुत अच्छे से कर रही है और जो कर रही है उसमें कोई कमी नहीं कर रही है, और तो उन्होंने फिर धीरे धीरे करके मुझे सपोर्ट करना शुरू किया. और आज उनका सपोर्ट इतना अच्छा है कि मैं उनको बोलती हूँ कि मुझे ये काम करना है, तो वो मतलब 100% भरोसा करके मुझे बोल देती कि हाँ, तू अगर सोचा है तो तू कर सकती है. राइट. तो ये आपने जो साइकिल यात्रा तय किया कि आपको करनी है वडोदरा से लंदन जाने तक 17,000 किलोमीटर्स का, तो ये ख्याल आया कहाँ से? जब माउंट एवरेस्ट से पहले मैं माउंट मनासलू क्लाइंब करने गई थी 2022 में, सितंबर 2022 में. तो वहाँ पे एवलांच की वजह से जो मेरे फेलो क्लाइंबर्स थे वो मेरे से 100-150 फुट आगे थे, और एवलांच आने की वजह से वो लोग स्नो में दब गए और उसमें से कुछ की डेथ हो गई. बहुत अच्छे अच्छे जो शेरपास होते हैं, गाइड्स, उनकी डेथ हो गई. तो सेम टाइम इंडिया में भी एवलांच आया था उत्तराखंड में, जिसमें 29 स्टूडेंट्स और टीचर्स जो ट्रेनिंग ले रहे थे माउंटेनियरिंग की, वो सबकी डेथ हो गई थी एवलांच में दबने की वजह से. तो ये सब क्यों हो रहा है? ग्लोबल वार्मिंग की वजह से. और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से कितने सारे नेचुरल डिजास्टर्स आ रहे हैं. अभी इसी साल 2024 में भी हमने देखा कि जब बारिश नहीं होनी चाहिए अक्टूबर के महीने में, तो वडोदरा में फ्लड की सिचुएशन थी. तो ये सब क्यों हो रहा है? ग्लोबल वार्मिंग की वजह से. वो सबको रोकने के लिए मैंने ये साइकिलिंग का जो थॉट था वो मेरे दिमाग में आया कि चेंज बिफोर क्लाइमेट चेंज. क्लाइमेट चेंज हो उससे पहले हम लोग चेंज हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा.
तो और उसमें भी अगर मैं साइकिलिंग करके इतनी लंबी जर्नी करती हूँ तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपना मैसेज पहुँचाने का मौका मिलेगा, ग्लोबल वार्मिंग के लिए अवेयरनेस स्प्रेड करने का मौका मिलेगा। तो इसीलिए मैंने मेरे कोच के साथ मिलके, मिस्टर नीलेश बारोट सर, उनके साथ मिलके मैंने ये डिसाइड किया हम लोगों ने कि ये जो रूट है सबसे लंबा रोड कनेक्टिविटी का रूट है, तो इस पे हम लोग जाएंगे और लोगों को अपना मैसेज स्प्रेड करेंगे। राइट। सो जैसे कि आपने बोला कि आप बड़ौदा से हैं, तो आपकी दोस्ती मगरमच्छों से तो ज़्यादा होगी ऐसा मैं समझ रहा हूँ बिकॉज आपने जो बात करी कि रिसेंटली जो फ्लड आया वहाँ पे सबसे ज़्यादा अगर कोई न्यूज़ में था तो मगरमच्छ थे। तो वो अगेन मैंने जैसे बोला कि वो छटक मिजाज जो आपका है, तो मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि ये जो पूरी जर्नी रही आपकी, उसमें से सबसे सेफ जगह आपको कौन सी लगी? लेट्स से आप बड़ौदा से स्टार्ट होके लंदन पहुंची, आपको चाइना में भी कहीं रोका गया था बॉर्डर पे, बहुत सारी दिक्कतें आई थी, तो आपको सबसे ज़्यादा सेफ कौन सा लगा? और उसी में ऐड करूंगा कि एज अ वुमेन सोलो ट्रैवलर आप जब ऐसे घूम रहे हो, साइकिलिंग कर रहे हो, तो आपको क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? क्योंकि आप जैसे हम सबको पता है कि सोलो ट्रैवलर्स को बहुत सारी दिक्कतें आती है, स्पेशली वुमेन्स को, तो आपको क्या महसूस हुआ? सेफ के मामले में तो बोले तो जैसे ही नेपाल क्रॉस किया सेफ्टी पूरी चालू हो गई थी। दूसरा सेफ्टी की हमें भी लेनी होती है, जैसे शाम होती थी तो एक मिनट, आपने बोला नेपाल स्टार्ट होने के बाद सेफ्टी स्टार्ट हो गई। नेपाल खत्म होने के बाद कोई ऐसा इशू ही नहीं था कि कोई गर्ल्स के रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम आती हो या वैसा कुछ नहीं था। सारी चीजें भारत में ऐसा समझूं नहीं, भारत में भी मैं बोलूँ कि हमारे पुलिस डिपार्टमेंट ने हमें बहुत अच्छा सहयोग दिया। और हमारे जो पुलिस कमिश्नर हैं नरसिम्हा कौमर सर, अनुपम सिंह गहलोत सर और हमारे जो डीजी हैं, उन लोगों ने मुझे इतना अच्छा सहयोग दिया कि उन्होंने मेरे सेफ्टी पर्पस से मुझे वडोदरा से, जहाँ से मैंने अपनी राइड शुरू की थी समाज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से, वहीं से पूरे जो मेरा रूट था उस रूट पे डेट वाइज हर जगह पे मैसेज पहुंचा दिया था कि ये बच्ची आ रही है। तो हर जगह पे मेरे साथ एक पीसीआर वैन या पुलिस वाला हमेशा, जब मैं राइड शुरू करती थी और जब राइड खत्म करती थी शाम को, तब तक कोई ना कोई पुलिस वाला हमेशा मेरे साथ रहता था। और नेपाल में भी मुझे बहुत ही अच्छा जो माहौल था वो मिला, कहीं पे भी मुझे सेफ्टी पर्पस से कोई इशू नहीं आया। उसके लिए एक तो कि पब्लिक ने काफ़ी अच्छा सपोर्ट किया, दूसरा रीज़न ये भी है कि हम लोगों ने, ये सब न्यूसेंस कब होता है कि इवनिंग टाइम पे आप जो मतलब ऐसा टाइम है जहाँ पे आपको बाहर नहीं निकलना चाहिए, वो सब टाइम पे आप अगर बाहर निकलोगे जब लोग मतलब खुद ही किसी ना किसी माहौल अच्छा नहीं होता, तो हम लोग हमारी राइड जो है वो अंधेरा होने से पहले खत्म कर देते थे और नेक्स्ट राइड अर्ली मॉर्निंग शुरू करते थे नेक्स्ट डे। तो वो ड्यूरेशन जो होता था वो रेस्ट पीरियड हम लोग रखते थे और उस टाइम में हम लोग रेस्ट करते थे। राइट, ओके। सो यू डिड प्लान कि कहाँ से कितना जाएंगे, एक दिन में इतना तय करेंगे, उसके बाद फिर हम रेस्ट ले लेंगे। हाँ। तो पूरा प्लानिंग आपने पहले से किया हुआ था? हाँ, पूरा प्लानिंग सब हमने पहले से किया था। नेपाल तक तो फिक्स प्लानिंग था कि यहाँ से ये प्लेस पे ही स्टे करना है, लेकिन वहाँ से आगे जैसे जैसे हम बढ़े तो वहाँ पे वहाँ से आगे क्या होता है, 400 से 500 किलोमीटर के बीच में कुछ नहीं होता। तो वहाँ पे हमें ये देखना पड़ता था कि जैसे ही कोई पेट्रोल पंप 100 किलोमीटर 120 किलोमीटर के एरिया में या 150 किलोमीटर के एरिया में कोई भी पेट्रोल पंप या कोई ऐसी जगह है जहाँ पे हम लोग रुक सकते हैं, पुलिस चौकी, तो ऐसी भी कोई भी जगह आती थी तो वहाँ पे हम मेरी साइकिल को गाड़ी के ऊपर हैंग करके लॉक कर देते थे और गाड़ी को पार्क करके और सेफली अपने टेंट में या जो भी सेफ जगह होती है वहाँ पे रुक जाते थे। अच्छा, तो आपने ये अपनी जर्नी तो प्लान की थी, पर टू वेंचर दिस जर्नी आपने कोई फिजिकल ट्रेनिंग या ऐसा कुछ स्पेशल कोई तैयारी की थी कि जो ये जो साइकिलिंग है ये मेरा माउंट एवरेस्ट की जर्नी का भी ट्रेनिंग पार्ट था। तो उस टाइम पे भी मैं वीक में 2 बार 100 किलोमीटर्स की राइड करती थी। मुझे थोड़ा प्रिपरेशन ये करना था कि मेरा फिंगर्स का फ्रॉस्ट बाइट होने के बाद जब कट हुआ तो ऑपरेट करने के बाद मुझे ब्रेकिंग सिस्टम और वो साइकिल जो थी वो मुझे मेरे हिसाब से कस्टमाइज करवानी थी, क्योंकि रोड बाइक जो होती है उसका हैंडल डाउन हैंडल बार होता है। तो उसमें मेरे को ब्रेकिंग सिस्टम में मेरा हाथ नहीं पहुंचता था, तो मुझे उसको स्ट्रेट हैंडल बार मैंने करवाया। तो उस हिसाब से मैंने पूरा प्लानिंग करके साइकिल को और पूरा जो भी गियर्स वगैरह की थी वो प्लानिंग करके
साथ साथ जैसे ही मेरा ऑपरेशन हुआ विद इन 20 डेज मैंने साइकिलिंग करना चालू कर दिया था। फरवरी 2024 में ऑपरेशन हुआ था और 20 डेज के बाद मैंने साइकिलिंग करना रेगुलर चालू कर दिया था। डेली 40 से 50 किलोमीटर की साइकिलिंग मैं डेली करती थी बड़ौदा में। तो निशा जी, एक क्वेश्चन है, थोड़ा आपको ऐसा लगेगा कि इसको झापट मार दूं या क्या? ये पूरा आपने जर्नी जो किया उसमें कभी भी ऐसा सोचा कि यार साइकिल लेके जा रही हूँ मैं, तो पंचर हो गया तो क्या करूंगी, ऐसा कुछ आपने सोचा कभी? मतलब ऐसा कुछ हुआ? एक ही बार ऐसा सिचुएशन आया था मेरे साथ, वो भी सिर्फ इंडिया में ही आया था कि साइकिल पंचर हुआ। और एक्चुअली जो साइकिल था वो पंचर के लिए भी हमने उसके हिसाब से प्लानिंग किया था। उसमें टायर में सीलेंट था जो कि ऑटोमेटिक रिपेयर कर देता है, एक लिक्विड आता है Yes, yes. वो ऑटोमेटिकली साइकिल के पंचर को रिपेयर कर देता है। बट वो पंचर थोड़ा बड़ा हुआ था बिकॉज की रोड जो था वो अंडर कंस्ट्रक्शन था, उसकी वजह से थोड़ा बड़ा पंचर हुआ था, तो वो पूरा सीलेंट निकल गया था। और वो सिर्फ इंडिया में ही आया था, उसके बाद कहीं पे भी पंचर वाला प्रॉब्लम नहीं आया। और बाकी जो साइकिल का सर्विसिंग था वो हम रेगुलरली साइकिल जैसे हम लोग पहुंचते थे तो चेन डेली क्लीन करते थे, ब्रेक्स डेली क्लीन करते थे। और उसके अलावा का जो था वो हम 4-5 दिन में एक बार जब हमारा ब्रेक टाइम होता था तो हम साइकिल को सर्विसिंग कर देते करते थे, right. तो ऐसी छोटी मोटी आपने ऑलरेडी सोच रखी थी कि ऐसी दिक्कतें आएंगी, तो उसके लिए आप प्रिपेयर्ड थे? हाँ, उसके लिए हम लोग थोड़े एक्स्ट्रा गियर्स भी हमारे साथ लेके गए थे। साइकिल के कि अगर पंचर होता है या साइकिल टायर जो है वो खराब होता है तो उसको चेंज कैसे करना है वो सब हम लोग सीख के गए थे। और उसका पूरा मतलब एक्स्ट्रा स्पेयर पार्ट्स हम लोग सब लेके गए थे। पर कोई ऐसी दिक्कत आई थी क्या कि जिससे आपकी ये पूरी जर्नी का जो मोटिव है या एक जज्बा होता है कि हम ये कर रहे हैं और एक्साइटमेंट होती है, तो वो कॉन्फिडेंस पे थोड़ी सी उसको चैलेंज कर जाए, आप सोचने लगे, ऐसा कोई बना हुआ इंसिडेंट्स नहीं हुआ? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तकलीफें बहुत आई थी लेकिन ऐसा कोई इंसिडेंस नहीं आया क्योंकि हम लोगों का जो एडवेंचर वाले लोग जो होते हैं वो प्लान रखते हैं तो वो प्लान ए ही रखते हैं, उसमें प्लान बी का कोई गुंजाइश नहीं होती। तो क्योंकि अगर हम प्लान बी के बारे में थोड़ा बहुत भी सोचते हैं तो हम प्लान ए पे अपना 110% नहीं दे सकते। हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर एक रहता है कि भाई हमारे पास प्लान बी है, तो हम 110% की जगह हम लोग 99% देंगे, 1% फिर भी छूटेगा, तो वो 1% छूटने की गुंजाइश हम लोग नहीं रखते हैं। क्या बात है, व्हाट अ तो ट्रू ये स्पिरिट। हमको भी सीखना चाहिए कि कभी भी मतलब हम जैसे कि क्या करते हैं कि प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, जैसा कोई कुछ दिक्कत है हम शिफ्ट हो जाते हैं, तो वो भी नहीं करना चाहिए हर बार। तो ये भी सीखने को मिल रहा है आज। तो आप मुझे ये बताइए कि आपने शायद से भूटान बॉर्डर या चाइना बॉर्डर में कहीं पे भी कोई शादी अटेंड कर ली थी अचानक से, वो एकदम एक्सीडेंटली किसी ने आपको इनवाइट किया कि भाई चलो यहाँ पे, तो वो क्या किस्सा था पूरा? वो उज्बेकिस्तान में जब मैं साइकिलिंग करते हुए जा रही थी तो बाजू में ही बारात जा रही थी, रोड से थोड़ा सा अंदर। अच्छा। तो उन्होंने गाड़ी देखी कि इंडिया की गाड़ी है, साइकिल पे इंडिया का फ्लैग है, गाड़ी पे इंडिया का फ्लैग है, तो उन्होंने देख के हमें वेव किया, चीयर अप किया और फिर उन्होंने हम लोग रुके तो उन्होंने हमें बुला लिया। जब हम वहां गए तो उन्होंने हमें अंदर शादी में बारात में इन्वॉल्व कर लिया। तो हम बिन बुलाए मेहमान वहां पे थे, लेकिन उन लोगों ने बहुत अच्छा गेस्चर हमें वहां पे दिया शादी में। तो मतलब शादी में सभी जगह पे बुलाते हैं, ऐसा नहीं है कि खाली इंडिया में ही बुलाते हैं। बराबर है। तो मैम एक दूसरी चीज जो समझनी है मुझे कि ऐसा भी कुछ इंसिडेंट्स हुआ आपके गुरुजी के साथ कि जहाँ पे कोई बॉर्डर पे कुछ इश्यू हुआ वीजा का या ऐसा कुछ, और उनको घेर लिया कुछ 100 सैनिकों ने, तो वो क्या टेंशन हुआ था उस टाइम? नहीं, बट ये था कि हमारा उस टाइम पे वीज़ा कैंसिल कर दिया था और हमें वापस से नेपाल बॉर्डर में, ये था नेपाल चाइना बॉर्डर की बात थी, लेकिन वो सॉर्ट आउट हो गया था। 1 हफ्ता हमें लगा था दोबारा वीज़ा लेने में। तो वो सब चीज़ें, तकलीफें तो कहीं ना कहीं आती हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स तो आती हैं। तो ऐसी प्रॉब्लम्स, ये वीज़ा की प्रॉब्लम थी, उसके अलावा वेदर की प्रॉब्लम और हर एक कंट्री में लैंग्वेज की प्रॉब्लम, ये सब तो ऐसी प्रॉब्लम्स तो बहुत सारी आई। तो ये सब प्रॉब्लम्स फेस करते करते जब आगे बढ़ते हैं तो कुछ ना कुछ नया मतलब सीखने को मिलता है, कुछ ना कुछ नया अपने आप में मतलब जानने को मिलता है। बिकॉज मैं ये इसीलिए पूछ रहा हूँ कि हमारे जो दर्शक है उसमें भी किसी को ऐसा इच्छा हो कि मेरे को जाना है, ऐसा कुछ करना है, तो उनको पता होना चाहिए कि क्या क्या चैलेंजेस आती है। विच इज, एक होता है कि हम बड़ा बड़ा पिक्चर दिखाते हैं कि हाँ ऐसे जा सकते हैं, वहाँ आ सकते हैं, उसको पता होना चाहिए कि वीजा भी लेना पड़ता है, बॉर्डर पे कोई रोक भी सकता है, या गन पट्टी पे
कुछ भी हो सकता है वहाँ पे, सो वो हमको समझना नहीं, चाहिए। उतना भी अनसेफ नहीं है, सभी कंट्रीज काफ़ी सेफ हैं। Right. और वीज़ाज हर कंट्री का लेना पड़ता है, ये कंपलसरी है, बिना वीज़ा के कोई आपको एंट्री नहीं देता। बॉर्डर क्रॉसिंग में थोड़ा टाइम लगता है, जैसे अगर मैं साइकिल से हूँ तो मुझे साइकिल से तो तुरंत बॉर्डर क्रॉस हो जाता है, क्योंकि मेरे पास कुछ सामान चेक करने के लिए ज़्यादा नहीं है। लेकिन गाड़ी को चेक क्रॉस करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। Right. तो 12-12 घंटे भी मुझे वहाँ पे वेट करना पड़ा बॉर्डर क्रॉस करने के बाद, क्योंकि मेरे को बॉर्डर तुरंत क्रॉस वो लोग करा देते हैं वॉकिंग पाथ से, और गाड़ी को आने में 12 घंटे तक लग जाते हैं। तो Right. मेरे को वहाँ पे विदाउट कनेक्टिविटी, क्योंकि बॉर्डर पे ना तो पहले वाली कंट्री का नेटवर्क काम करता है, ना आगे वाली कंट्री का, तो हमारे पास होता नहीं है। तो निशा जी माफ करना, अभी मैं एक थोड़ा सा छोटा सा ब्रेक लेना चाहता हूँ यहाँ पे, बिकॉज हम वापस आएंगे यहाँ पे बॉर्डर पे, बट एक छोटा सा ब्रेक। નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, વિરામ બાદ આપ સૌનું ફરીથી હાર્દિક સ્વાગત છે ગુડ મોર્નિંગ ગુજરાતમાં. આપણે નિશા કુમારી સાથે એમના એડવેન્ચર્સની વાતો જાણીશું. એમનાથી આપણે ઇન્સ્પાયર થતા જ રહીએ છીએ. સ્ત્રી તરીકે આટલો લાંબો સફર 17,000 કિલોમીટર સાયકલ ઉપર ચાલવું અને 16 કન્ટ્રીઝમાં એમણે જે કર્યું છે અને ક્લાઇમેટ ચેન્જનો મેસેજ આપ્યો છે, એ એકચ્યુઅલી બહુ જ ઇન્સ્પિરેશનલ છે. અને બીજી આપણે સ્ત્રીઓની વાત કરીએ તો દમણમાં આપણી સાથે છે એક સખી મંડળ કે જેઓ પાપડ બનાવવાના બિઝનેસમાં ઇન્વોલ્વ થાય છે અને એને દેશ વિદેશમાં એ પાપડના બિઝનેસથી એને એક્સપોર્ટ કરે છે. તો એ વાત પણ ખરેખર ઇન્સ્પિરેશનલ છે. તો ચાલો આપણે જોઈએ આ મહિલા સશક્તિકરણ માટેનું એક ઉત્કૃષ્ટ ઉદાહરણ. મિત્રો, પાપડ કોને ન ખાવા ગમે, અને હવે આ પાપડનો સ્વાદ 7 સમુદ્ર પાર સુધી પણ પહોંચશે. અને આ શક્ય બન્યું છે કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશ દમણની સખી મંડળની મહિલાઓ દ્વારા. बहनें ऐसे पापड़ तो ऐसा नहीं है कि पहली बार बना रही है, वो पापड़ बना ही रही थी, लेकिन वही पापड़ को कैसे और बेहतर तरीके से बनाया जाए, उसमें और टेस्ट कैसे लाया जाए, उसकी पैकिंग को कैसे सुधारा जाए, इसके लिए हमने फिर प्रशासन का सपोर्ट लिया. तो वहाँ फिर बहनों के लिए हमने उनकी और सुविधा बढ़ाने के लिए फिर उनको जिला पंचायत के थ्रू हमने उनको मशीन प्रोवाइड की. और आगे जाके फिर प्रशासन ने इसमें भी हमें सहयोग किया कि ये जो पापड़ पैकिंग हो गए तो एक लोगों के साथ होना चाहिए. तो ये सिल्वन करके जो नाम का ब्रांड बनाया गया है. અહીંની મહિલાઓ પહેલા ખેતી અને મજૂરીનું કામ કરતી, પરંતુ હવે જિલ્લા પંચાયત દ્વારા ટ્રેનિંગ આપી અને પ્રધાનમંત્રી યોજનાનો લાભ લઈ અહીંની મહિલાઓ દ્વારા પાપડ ગૃહ ઉદ્યોગ શરૂ કરવામાં આવ્યો. દમણની આ સખી મંડળ દ્વારા બનાવવામાં આવતા પાપડ દમણની હોટલોમાં તો જાય જ છે, પરંતુ હવે આ પાપડ 7 સમુદ્ર પાર લંડન પણ પહોંચશે. सभी प्रकार के हम पापड़ बनाते हैं, उड़द की दाल के और चावल के भी पापड़ी बनाते हैं. और जो मोदी जी का जो स्वप्न है बहनों को आत्मनिर्भर बनाने का, वो हमने आज साकार करके दिखाया है. क्योंकि 3-4 हज़ार का पेमेंट अभी बहनें ले रही है और आगे भी अच्छे से कमाएगी और जो सपना है वो पूरा करेगी. જો કેટલું સરસ ઉદાહરણ છે આપણા દમણના વિસ્તારની નાની એવી બહેનો કે જે નાના બિઝનેસને પણ છેક દેશ વિદેશ સુધી પહોંચાડે છે. बहुत इम्प्रेसिव. एकदम इंस्पिरेशनल. तो हम वापस आते हैं निशा कुमारी जी आपके पास. सो हमने ये देखा कि आपने इतना लंबा सफ़र किया जो साइकिल पे, जो 16 कंट्रीज़ को आपने ट्रैवल किया है ऑन साइकिल, एंड यू मस्ट हैव इंटरेक्टेड विथ लोकलाइट्स. तो जो लोकलाइट्स थे उनका रिस्पॉन्स कैसा रहा और कितनी मदद रही? तो आपको किसके ऊपर सबसे ज्यादा गुस्सा आया और किस पे ज्यादा प्यार आया? हाँ. कौन सी कंट्री के लोगों पे, वो हमको जानना है. अगर लोगों की बात करें तो मुझे एक भी लोग खराब नहीं मिले, एक भी इंसान, सभी बहुत सपोर्टिव मिले. जब मैं साइकिल चला रही होती थी तो लोग मुझे रास्ते में पूछते थे आपको किसी हेल्प की ज़रूरत है, कोई मुझे जूस दे देता था, फ्रूट्स दे देते थे ऑन द वे. और जैसे मैं साइकिल चला रही हूँ, हवा आ रही है, तकलीफ हो रही है, तो लोगों ने मुझे ये भी पूछा कि आपको साइकिल गाड़ी में रख के कहीं जाना है, आपको कोई हेल्प की ज़रूरत है तो हम आपको हेल्प करते हैं. इवन मेरे जो कोच थे जब वो गाड़ी चला रहे होते थे स्लो स्पीड पे मेरे साइकिल के हिसाब से, तो उनको तो कितने ही लोगों ने पूछा कि आपकी गाड़ी में कोई तकलीफ है, आपको कोई हेल्प की ज़रूरत है, हम आपको टोइंग कर दे. ऐसे करके बहुत ही अच्छे लोग हर जगह पे हमें मिले. राइट. तो यहाँ से आपने स्टार्ट किया
आप पहले नेपाल, देन उसके बाद चाइना होके उज्बेकिस्तान। नेपाल, चाइना, किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, रशिया, लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड, चेक रिपब्लिक, जर्मनी, नीदरलैंड, बेल्जियम, फ्रांस, देन यूके। तो मोस्ट ऑफ द इंडियंस जो पूरे अपने 7 पीढ़ी में 1-2 देश मान घूम सकते हैं, आपने इतना पूरा कवर कर लिया है। तो अभी आपको क्या, अभी अब नेक्स्ट क्या सोच रहे हो? मतलब एवरेस्ट हो गया, ये साइकिलिंग हो गई, नेक्स्ट क्या? नेचर के लिए कुछ करना है। अभी नेक्स्ट कुछ प्लान नहीं किया है, लेकिन बहुत जल्द कुछ प्लानिंग इसके लिए भी करेंगे, बट नेचर को बचाने के लिए ही कुछ करना है। तो लेट्स से कि आप ट्री प्लांटेशन पे सबसे ज़्यादा फोकस कर रही है। बहुत सारे ऐसे भी एक्टिविस्ट्स हैं जो लेट्स से कि प्लास्टिक कम यूज़ करें, या फिर बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हैं जो कि हम एनवायरनमेंट बचाने के लिए कर सकते हैं। तो खाली ट्री प्लांटेशन क्यों? मैंने ट्री प्लांटेशन को इसलिए चूज़ किया क्योंकि हम लोग किसी को मॉडर्नाइजेशन से नहीं रोक सकते। किसी को ये नहीं बोल सकते कि आप व्हीकल्स मत यूज़ करो, आप मशीन्स मत, घर में फ्रीजर मत यूज़ करो, कि एसी मत यूज़ करो। वो सब आज के टेम्परेचर और वेदर के हिसाब से नीड्स हैं। यस। तो उनको यूज़ करते हुए अगर हमें ग्लोबल वार्मिंग को कम करना है, तो हम लोग प्लास्टिक के लिए, मैं एक इंसान को बोलूँगी वो आज नहीं यूज़ करेगा तो कल हर एक चीज़ पैकेट्स में ही आ रही है। तो आप दुकान वाले को या फैक्ट्री वाले को नहीं बोल सकते कि आप पैकेट्स में मत बनाओ। हम लोग क्या कर सकते हैं उन सब चीज़ों को स्टॉप करने के लिए, सिर्फ और सिर्फ ग्लोबल वार्मिंग को स्टॉप करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ट्री प्लांटेशन करो। जब मैं इस जर्नी में थी तो मैंने एक न्यूज़पेपर का आर्टिकल पढ़ा था कि राजस्थान में एक एरिया है जहाँ पे एक इंसान ने पूरा उसको जंगल जैसा बना दिया है। अच्छा। पहले वो पूरा रेगिस्तान था, वहाँ पे कोई पानी नहीं होता था, तो उसने क्या किया, पहले बीच में एक लेक जैसा बनाया, फिर बारिश में जब उसमें पानी भरा तो उससे चारों तरफ उसने पेड़ों को सींचना शुरू किया। जैसे जैसे पेड़ सींचता गया पानी का लेवल ऊपर आता गया, जमीन के पानी का लेवल, और वैसे ही उसने उस एरिया को पूरा फॉरेस्ट जैसा बना दिया। और आज के टाइम पे बाहर के जो एरिया है उससे उस एरिया का टेम्परेचर 4 डिग्री डिफरेंस होता है। तो ट्री प्लांटेशन से हम लोग ग्लोबल वार्मिंग को कहीं ना कहीं रोक सकते हैं। बराबर। निशा कुमारी जी, हम अब आपके साथ एक छोटा सा गेम खेलना चाहते हैं। ऐसा कुछ रैपिड फायर जैसा नहीं है, बट आपको थोड़ा क्विक आंसर देना है और आपको ऐसा लगे कि हाँ यहाँ पे मुझे कुछ बोलना है तो आप बोल सकते हो। सो साइकिलिंग और क्लाइंबिंग, और क्यों? बोथ पैशन। नहीं, उसमें से एक चूज करना है, ये कंपल्सरी। ओके। आइदर साइकिलिंग और क्लाइंबिंग, और जो भी आप चूज कर रहे हैं वो क्यों? क्लाइंबिंग। क्यों? बिकॉज आई लव, मुझे ऐसा लगता है कि मैं भगवान की शरण में जा रही हूँ। राइट। सो दूसरा क्वेश्चन है, सो यू विजिटेड सो मेनी एम्बेसीज, तो उसमें से भारत की सबसे अच्छी एम्बेसी आपके जो रूट थे उसमें से आपको कौन सी, जिसमें आपको लगा कि यार मेरे को यहीं पे रह जाना है अभी? इंडियन एम्बेसी इन मॉस्को। मॉस्को, रशिया, मतलब यस, राइट। आपने अपने रूट पे सबसे ब्यूटीफुल रिवर, एकदम नीट एंड क्लीन वाली जो बोलते हैं, वो कौन सी देखी? मैंने लेक देखी सबसे ब्यूटीफुल, वो किर्गिस्तान में थी। लिनन पीक के जस्ट बेस कैंप पे वो है, और अनटच्ड एरिया है वो। अच्छा। बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत ही क्लीन। पर अब शायद अब नहीं रहेगा, बिकॉज आपने बोल दिया है तो लोग जाएंगे ही जाएंगे। लोग जाएंगे, यस। यस। सो द बेस्ट थिंग अबाउट लंदन, लंदन में पहुंचने के बाद आपको सबसे ज्यादा क्या चीज उसकी वहाँ की अच्छी लगी? लोगों ने मुझे वहाँ पहुँचने से पहले ही अप्रोच किया। एक गुजराती फैमिली थी जिन्होंने मुझे अप्रोच किया पहुँचने से पहले। उन्होंने जब देखा कि मैं जस्ट लंदन, मतलब यूके के बॉर्डर पे पहुँचने वाली हूँ, तो उन्होंने मुझे अप्रोच किया और उन्होंने उनके वहाँ रुकवाया। तो वहाँ पे सभी लोग इतने हेल्पफुल और अच्छे हैं कि उन्होंने हमें एक दिन भी, जैसे वो लोग सब जॉब पे जाते थे तो भी सुबह हमारा खाना बना के जाते थे। सभी लोग ऐसा करते थे कि भाई हमारे यहाँ भी आओ, हमारे पास टाइम कम पड़ गया कि हम सबको नहीं मिल लंदन की पाए। सबसे अच्छी बात गुजराती ही है ऐसा बोल सकते हैं। गुजराती नहीं, इंडियन पीपल। हाँ, इंडियन पीपल, Indian people. ऑफ कोर्स। तो और लास्ट एक क्वेश्चन है, आपकी फेवरेट ट्री कौन, मतलब आपका फेवरेट झाड़ या ट्री जो भी बोले कौन सा है? नीम। नीम का पेड़, सही है।
रैपिड फायर में बहुत ही आनंद आया हम सबको, और इसी के साथ मैं आपका बहुत ही आभार व्यक्त करता हूँ बिकॉज आप यहाँ पे आए और इतना इंस्पिरेशनल आपकी जो जर्नी रही है, तो ऑफ कोर्स जितने भी लोग अभी देख रहे हैं उन सभी को ऐसा लगेगा कि हम भी अभी साइकिल लेके कहीं ना कहीं तो निकले, भले घर से 2 किलोमीटर दूर, पर निकले जरूर और एनवायरनमेंट के लिए कुछ ना कुछ अच्छा करें। तो आपका मैं शुक्रगुजार हूँ।